जवानों नजर दे दो अपने खून दिल का हर कतरा, लिखा जाएगा हिंदुस्तान को फरमान आज़ादी। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज़ादी का ये मुबारक मौका बहुत सी दुश्वारियों और बलिदानों के बाद हासिल हुआ है। हजारों लाखों लोगों ने इस आज़ादी के लिए अपना बहुत कुछ दांव पर लगा दिया ताकि आने वाली नस्लों को गुलामी की तकलीफें न झेलनी पड़ें। किसी चीज़ की कीमत सबसे ज़्यादा तभी समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं होती है। इतिहास में हुई अनेक गलतियों के कारण हिंदुस्तान धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ता गया। धर्म, जाति, पूंजी और सत्ता के जाल में उलझे लोगों को पता ही नहीं चला कि कब उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई, और जब पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हालांकि इसके बाद आज़ादी के लिए संघर्ष हुए और इसमें अलग अलग लोगों के तरीके जो थे वो अलग अलग थे, लेकिन मंजिल सबकी एक ही थी, पूरी आज़ादी, पूरी तरह से आज़ादी। इसीलिए मतभेदों के बावजूद एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान किया जाता था। हालांकि फूट डालकर राज करने की रणनीति अपनाने वाले अंग्रेजों ने आखिर तक अपना दांव चला और उसका नतीजा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के रूप में हमारे सामने है। विभाजन के जख्म सीमा के दोनों ओर एक समान गहरे हैं। अफसोस इस बात का है कि जिन गलतियों के कारण हिंदुस्तान गुलाम हुआ और 200 साल तक गुलाम ही रहा, उन गलतियों को अब भी सुधारा नहीं जा रहा है। धर्म और जाति का झगड़ा पहले की तरह अब भी मौजूद है। पूंजी और सत्ता का गठजोड़ पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है और अपने जाल में आम जनता के हितों को फंसाता जा रहा है। हम आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन 74 सालों के सफर में आजादी कितनी बाकी रह गई है और गुलामी के कौन से नए पहरे जनता पर लग रहे हैं, यह हमें देख लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि भारत एट 75 यानी इंडिया एट 75 या आजादी का अमृत महोत्सव क्या मायने रखता है। इस मौके पर विभाजन की तकलीफों को हम किस तरह से याद कर रहे हैं और आजाद भारत का भविष्य क्या है। लेकिन शुरुआत करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव से। देश आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन भाजपा ने इस खास मौके को अमृत महोत्सव का नाम दिया है। केंद्र और भाजपा शासित राज्यों की वेबसाइट्स पर अमृत महोत्सव के खूब चर्चे मिल जाएंगे। गौरतलब है कि अगले साल यानी 2022 को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन पिछले साल से ही आज़ादी के अमृत महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई थी। 12 मार्च 2020 को नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर की। अमृत महोत्सव के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। गांधी जी के दांडी मार्च की तर्ज पर इस कार्यक्रम की शुरुआत फ्रीडम मार्च से हुई थी, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेताओं ने पदयात्रा की थी। कई राज्यों ने करोड़ों का बजट आजादी के अमृत महोत्सव के लिए आवंटित किया है। इसके तहत राष्ट्रवाद से भरपूर कई सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन किए जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम 2023 तक चलेगा, यानी 2 साल तक देश आजादी के 75 साल की उपलब्धि को भाजपा शासन में मनाता रहेगा। और खास बात यह है कि 2024 में आम चुनाव है, यानी आजादी के बहाने पर चुनाव पर निशाना लगाने की रणनीति तैयार हो रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब तक हिंदुस्तान में हम किसी भी खास मौके पर वर्षगांठ या रजत जयंती या स्वर्ण जयंती या हीरक जयंती मनाते आए हैं, शताब्दी या अर्ध शताब्दी समारोह मनाते आए हैं। अमृत महोत्सव जैसे नाम अब तक धर्म से संबंधित कार्यक्रमों के ही रखे जाते थे, जैसे किसी संत, महात्मा या धार्मिक संगठन से जुड़े किसी ओहदेदार व्यक्ति के, आदमी के 75 बरस पूरे होने पर उनका अमृत महोत्सव मनाया जाता था और अभी भी मनाया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व इस तरह की शब्दावली से, ऐसे शब्दों से अब तक बचे रहे हैं। लेकिन अब देश बदल रहा है, नया इंडिया आ गया है और उसके साथ बहुत सी पुराने बातें जो हैं, पुरानी बातें वो भी बदल रही हैं। अब आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी एक खास वर्ग का एकाधिकार नजर आ रहा है, जबकि दूसरे समुदाय को बेगाने होने का एहसास कराया जा रहा है। यानी हिंदुस्तान में एक बार वही गलती दोहराई जा रही है जो हमारे पुरखों ने की थी और जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। देश प्रेम और आज़ादी के सवाल को धर्म और जाति के खांचों में बांटने का नतीजा
हिस्सा हमें बंटवारे के रूप में मिला। हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए। कायदे से उन टुकड़ों को सहेजने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल उन टुकड़ों की खुरचन पर राजनीति हो रही है। लगभग 200 वर्षों के शासन के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को आजाद करने का फैसला लिया, लेकिन इसके साथ ही देश के 2 टुकड़े कर दिए। भारत को 15 अगस्त को आजादी मिली और इससे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सीमा के आर पार बंटवारे के जख्म बहुत गहरे हैं। धर्म के जहर ने लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया। भारत पाकिस्तान अलग हो गए। दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खियां भी बहुत रहीं। दोनों के बीच युद्ध हुए, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया भी चलती रही। हर साल आजादी के मौके पर सरहद पर कुछ लोग मोमबत्ती जलाकर बंटवारे के अंधेरे को दूर करने की कोशिश करते थे। सीमा के आर पार मिठाइयों और शुभकामनाओं का लेन देन भी होता रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। अमूमन बुरी बातों या कड़वी यादों को भुलाने की नसीहत दी जाती है, ताकि आगे का सफर नई उम्मीदों के साथ किया जाए और मन में किसी तरह की कड़वाहट न रहे। लेकिन मोदी जी ने आजादी के अमृत का स्वाद चखने से पहले विभाजन की विभीषिका को याद करना ज्यादा जरूरी समझा। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इस कदम के पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है। इससे बीजेपी को अपना वोट बैंक मजबूत करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि राष्ट्रवाद की घुट्टी से बहुत से लोग फिर से जरूरी मुद्दों को छोड़कर बीजेपी के पाले में चले आएंगे। लेकिन विभाजन के दिन स्मृति दिवस के रूप में मनाने से उन लोगों के जख्म फिर से हरे हो जाएंगे, जिन्होंने इस सियासी चाल में अपनों को खोया था। तो मोदी जी भेदभाव और दुर्भावना के जहर को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके शासन में ये बुराइयां समाज से खत्म नहीं हुई हैं। हिंदुत्व का परचम ऊंचा करने के फेर में अल्पसंख्यकों को डराने और धमकाने के कई मामले सामने आए हैं और अब भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसीलिए इस बात की कोई संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आती है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने से एकता और सद्भाव मजबूत होंगे। अगर मोदी जी वाकई देश में इन मानवीय मूल्यों को मजबूत करना चाहते हैं, तो आजादी के अमृत महोत्सव का तामझाम खड़ा करने की जगह वे गांधी जी की तरह हिंदुस्तान के उन इलाकों में क्यों नहीं जाते जहां आजादी की रोशनी अभी पूरी तरह से पहुंची ही नहीं है। याद कीजिए, गांधी जी भी आजादी के जश्न से दूर रहकर 6 नवंबर 1946 से लेकर 4 मार्च 1947 तक सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुए बंगाल के गांवों में घूमते रहे, वहां शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे। 1946 में बिहार में भी सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसे रोकने के लिए कई बड़े कांग्रेसी नेता प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर रहे और जनसभाएं करते रहे। नेहरू जी ने तो बिहार में साफ तौर पर ऐलान किया था कि मैं सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए गांव-गांव जाऊंगा। अगर कोई अपने हमवतन को मारना चाहता है तो उसे पहले जवाहरलाल की हत्या करनी होगी और फिर मेरी लाश को रौंद कर ही वो खून की अपनी वासना को दूर कर सकेगा। तो इतिहास के इन पन्नों को पलटकर याद करते रहना चाहिए, ताकि हम ये ना भूलें कि किस तरह हमारे नेताओं की कथनी और करनी एक जैसी होती थी। किस तरह वे देश के लिए न केवल आजादी हासिल करना चाहते थे, बल्कि सही मायनों में एकता और सद्भाव कायम करना चाहते थे। पीएम मोदी जब आजादी के अमृत महोत्सव का एक उद्देश्य स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत लेना बताते हैं, तो इस अमृत के कुछ घूंट उन्हें भी जरूर पीने चाहिए। वैसे भाजपा और संघ के नेताओं के लिए इस अमृत को पीना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि स्वाधीनता सेनानियों के उद्देश्य देशभक्ति थे, सत्ता के नहीं थे। लेकिन अब हर एक काम सत्ता को ध्यान में रखकर ही हो रहा है और इसके लिए राष्ट्रवाद की घुट्टी देश को पिलाई जा रही है। मोदी सरकार के पिछले 7 सालों में राष्ट्रवाद की घुट्टी अलग अलग तरीकों से देश को पिलाने की कोशिश होती रही। स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, अंतरिक्ष मिशन, खेलकूद, यहां तक कि पत्रकारिता पर भी राष्ट्रवाद को थोप दिया गया। चुनाव आते ही ये राष्ट्रवाद और ज्यादा उग्र हो जाता है। अब तक उद्योग जगत राष्ट्रवाद की इस खुराक से बचा हुआ था, लेकिन अब मोदी सरकार की निगाह इस क्षेत्र पर भी पड़ गई है। 12 अगस्त को कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज यानी CII की वार्षिक बैठक में भारत एट 75 आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यवसाय एक साथ,
इस विषय पर भाषण देते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग की आलोचना की और भारतीय उद्योगपतियों के व्यापार करने के तरीके को भी राष्ट्रहित के खिलाफ बताया। पीयूष गोयल ने खासकर 153 साल पुराने टाटा ग्रुप पर जमकर निशाना साधा। कपड़ा और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी संभालने वाले पीयूष गोयल बोले, हम सबको मी, माई सेल्फ, आवर कंपनी के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की जरूरत है। घरेलू व्यवसायों की प्राथमिकताओं और भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए गोयल ने टाटा स्टील को चुनौती दी कि क्या वे जापान और कोरिया में अपने उत्पाद बेच सकते हैं। उन्होंने ये तर्क दिया कि उन देशों की कंपनियां राष्ट्रवादी हैं और आयात किया गया स्टील यानी इंपोर्टेड स्टील नहीं खरीदती हैं। वहीं इससे उलट भारतीय उद्योग आयात करेगा, भले ही इससे उन्हें माल की तैयार लागत में सिर्फ 10 पैसे की बचत हो रही हो। यानी पीयूष गोयल का मतलब ये है कि 10 पैसे के मुनाफे के लिए कंपनियां राष्ट्रहित से समझौता करती हैं। पीयूष गोयल ने उद्योग जगत को नसीहत देते हुए ये भी कहा, कुछ हाथों में बहुत अधिक लाभ देश के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसीलिए उद्योगपति कुछ के लालच को बहुतों की जरूरत से आगे न रखें। तो लगभग 19 मिनट का पीयूष गोयल का ये भाषण पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था, लेकिन बाद में CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने इसे हटा दिया। बताया जा रहा है कि उद्योग जगत मंत्री महोदय की इन बातों से नाराज है और आहत भी है। ऐसा होना भी था, क्योंकि उद्योगपतियों के ही एक तबके ने वाइब्रेंट गुजरात के मंच से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की थी। मोदी जी के शासन में उद्योग जगत को अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दिन उन्हें भी राष्ट्रभक्ति की सीख दी जाएगी और उनके राष्ट्रवाद पर सवाल उठाए जाएंगे। वैसे यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उद्योग जगत मोदी जी से इस बात पर नाराज होता है या ये नाराजगी केवल पीयूष गोयल तक सीमित रहती है। अगर मोदी जी या मोदी सरकार से उद्योगपति नाराज हो जाएंगे तो इसका कैसा असर देश की सियासत पर पड़ेगा, यह भी देखना होगा। क्या विपक्षी दल इस नाराजगी का फायदा उठाएंगे? राहुल गांधी तो हम दो हमारे दो की सरकार का तंज कसकर ये बता चुके हैं पहले ही कि वे किसी खास उद्योगपति को बढ़ावा देने वाली राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन शरद पवार या ममता बनर्जी जैसे दूसरे बड़े विपक्षी नेताओं का रुख इस पर कैसा रहेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। इन सारे सवालों के जवाब अगले कुछ महीनों में देश की सियासत में मिल भी जाएंगे। जल्द ही यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने जातिगत गोलबंदी करने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि सत्ता पाने के लिए और पूंजीपतियों का साथ जरूरी है। तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जाति के मसले को बीजेपी जिंदा रखना भी चाहती है और उसे जरूरी मानती है। उद्योगपतियों का साथ तो फिलहाल दांव पर है, लेकिन जातिगत राजनीति में बीजेपी सेफ गेम खेल रही है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। संसद में जिस तरह ओबीसी विधेयक मोदी सरकार ने पारित करवाया, उससे ये समझ आ गया है कि अब चुनावों में बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाना चाहेगी और अब इसकी तैयारी सामने आ गई है। बीजेपी अगले महीने से देश भर में मोदी समर्थन सम्मेलन कराएगी। उत्तर प्रदेश में ऐसे 70 सम्मेलनों की योजना तैयार कर ली गई है। इन सम्मेलनों में ओबीसी समूह के प्रभावशाली लोग और पार्टी के बूथ लेवल से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ता तक शामिल होंगे। इस दौरान मोदी सरकार की ओर से ओबीसी समुदाय के लिए किए गए कामों को गिनाया जाएगा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने मोदी सरकार की ओर से पिछले 7 सालों में ओबीसी समुदाय के लिए उठाए गए 75 कदमों की सूची बनाई है। इनमें पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय आयोग का दर्जा देना, नीट परीक्षा में ओबीसी छात्रों के लिए 27% आरक्षण, क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करना और केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूलों में ओबीसी समूहों के छात्रों के दाखिले को आसान बनाना जैसे कई कदम शामिल हैं। इसके अलावा मोदी सरकार में शामिल हुए नए मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का निर्देश दिया गया है और इस दौरान वे 22 राज्यों को कवर करेंगे। ये यात्रा 16 अगस्त से शुरू होकर 10 दिन तक चलेगी और इसमें 39 मंत्री शामिल होंगे। तो विधानसभा चुनावों के ठीक पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का मकसद साफ तौर पर चुनावों में जीत हासिल करना है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि विधानसभा चुनावों में जीत से आम चुनावों में उसके लिए राह आसान हो जाएगी। सत्ता का अमृत शायद फिर से बीजेपी के हिस्से में आ जाए, लेकिन जनता कब तक गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के जहर को पीती रहेगी? किसानों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों और समाज के तमाम कमजोर तबकों की आवाज मोदी सरकार को कब सुनाई देगी? कब
कब अन्याय, गैर बराबरी और शोषण से आम जनता को आज़ादी मिलेगी? आज़ादी के मुबारक मौके पर यह सवाल मोदी सरकार से ज़रूर करने चाहिए। खैर, शायर अल्ताफ मशहदी ने ठीक ही फरमाया है कि फिर दयारे हिंद को आबाद करने के लिए, फिर दयारे हिंद को आबाद करने के लिए, झूम कर उठो वतन आज़ाद करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।